इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताज़ा तरीन खबरें, पर उसके पहले हेडलाइंस। पटना में 15 दिनों में 45 गुना बढ़े कोरोना संक्रमित, हालात गंभीर। बिहार में कोल्ड डे जैसा हालात, पटना मौसम केंद्र ने किया अलर्ट। लालू यादव तेजस्वी यादव पर जदयू ने कसा तंज, झारखंड के शिक्षा मंत्री से सीख लेने की दी सलाह। बिहार के 3.25 लाख लोगों ने बनवाया विदेश जाने का पासपोर्ट। और पटना जंक्शन पर यातायात की व्यवस्था में हुआ बदलाव, 3 मिनट से अधिक ठहरने पर कटेगी जेब। अब खबरें विस्तार से। बिहार में कथित तौर पर मिले ओमिक्रॉन के पहले केस के बारे में नया अपडेट मिला है। दूसरी तरफ पटना जिले के शहरी क्षेत्र में ऐसा कोई मोहल्ला नहीं बचा है जहां 2-3 कोरोना संक्रमित नहीं है। वहीं 10 से अधिक प्रखंडों में भी कई संक्रमित मिल चुके हैं। यहां केवल 15 दिनों में संक्रमितों की संख्या 45 गुना तक बढ़ गई है। नवंबर से दिसंबर के बीच पटना में किसी दिन एक भी नहीं तो कभी 3, 4 या 5, 6 तक की संक्रमित मिल रहे थे। गत 5 दिन में पटना जिले में 337 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही जिले में उपचाराधीन मरीजों की संख्या औसतन 55 से बढ़कर 405 हो गई है। 28 दिसंबर और उसके पहले हर दिन औसतन 10 नए संक्रमित मिल रहे थे। वहीं 29 दिसंबर के बाद से लगातार 31 दिसंबर तक औसतन हर दिन संक्रमितों की संख्या दोगुनी बढ़ी। 1 जनवरी को 136 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही राजधानी के पटना सिटी, कंकड़बाग, बेली रोड, बोरिंग रोड, आसियाना, दीघा रोड, AG कॉलोनी, राजीव नगर, इंद्रपुरी और पटेल नगर, दीघा आदि मोहल्ले हॉटस्पॉट बन चुके हैं। राजधानी में संक्रमितों की संख्या तो बढ़ रहे हैं, लेकिन संक्रमण रोकने के लिए मिनी कंटेनमेंट जोन नहीं बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 40 कंटेनमेंट जोन है, लेकिन जिले में जहां 80% मरीज हैं वहां एक भी कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया गया है, इससे जिस मोहल्ले में ज़्यादा संक्रमित मिल रहे हैं वहां के लोगों के बीमार होने का खतरा बना हुआ है। किदवाईपुर स्थित IS कॉलोनी के रहने वाले जिस युवक को ओमिक्रॉन पीड़ित बताया गया है, उसकी जांच की RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव आई है। सिविल सर्जन कार्यालय के अनुसार 21 दिसंबर को युक्त युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। WHO ने 29 दिसंबर को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उसका नमूना दिल्ली भेजा है, जिसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। दिल्ली स्थित स्वास्थ्य महानिदेशालय के अनुसार अभी तक प्रदेश में ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया है। DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि किदवईपुरी निवासी जो ओमिक्रॉन संक्रमित बताए गए हैं, उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट अब निगेटिव है। समय रहते जांच कराएं, होम आइसोलेशन रहें। सजगता से रहने के कारण उनके परिवार के अन्य सदस्य संक्रमित नहीं हुए। उनकी सहमति लेकर उन्हें आइकॉन घोषित किया जाएगा ताकि वे दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। SCMO डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि साउथ अफ्रीका से आए युवक को 2 दिन बुखार, 2 दिन गले में खराश थी और वे सामान्य दवाओं से ठीक हो गए थे। DM ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने का और बुखार, सूखी खांसी, सिरदर्द होने पर तुरंत कोरोना जांच कराने और पॉजिटिव रिपोर्ट होने पर खुद को आइसोलेट करने और निरंतर कक्ष से संपर्क करने की अपील की है। बिहार में वर्ष के पहले दिन शनिवार को मौसम का मिजाज खासा बदला रहा। सुबह से ही आकाश में बादलों का घेरा बना रहा। दिन भर लोगों को धूप का दर्शन नहीं हुआ। इसके कारण ठिठुरन बढ़ी रही। अन्य दिनों की तुलना में शनिवार को लोगों ने ठंड ज़्यादा महसूस किया।
पटना के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश का अधिकतम तापमान 1 डिग्री की गिरावट के साथ 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ, यह 12.0 डिग्री बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर पछुआ व उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है, जिसके प्रभाव से अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट के आसार है। वहीं बिहार के कुछ स्थानों पर सुबह हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बने होने के साथ न्यूनतम तापमान में कोई खासा बदलाव नहीं देखा गया। प्रदेश का औसतन न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री एवं अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। 9.0 डिग्री सेल्सियस के साथ फारबिसगंज प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। मौसम विज्ञान की माने तो पछुआ हवा के प्रभाव के कारण 48 घंटों में ठंड बढ़ने के आसार है। इस दौरान आसमान तो साफ रहेगा, लेकिन रात के तापमान में गिरावट होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। शनिवार को राजधानी में दिन भर कोहरा छाया रहा। रविवार को भी इसी तरह की स्थिति बनी रही तो कोल्ड डे घोषित किया जा सकता है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि लगातार 2 दिनों तक राजधानी का अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में अंतर 4 डिग्री सेल्सियस रहा तो कोल्ड डे घोषित किया जा सकता है। शनिवार को राजधानी में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा। बिहार के पूर्व सूचना जनसंपर्क मंत्री एवं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों का नाम लिए बिना निशाना साधा है। उन्होंने लालू राबड़ी के दोनों बेटों के कम पढ़े लिखे जाने पर तंज कसा है और उन्हें झारखंड से उदाहरण लेने के लिए सलाह दी है। नीरज ने कहा कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, उम्र मुद्दा नहीं है। आपको बता दें कि चुनाव के वक्त दिए हलफनामे के मुताबिक तेजस्वी यादव 9वीं पास है तो तेज प्रताप यादव ने भी बहुत अधिक पढ़ाई नहीं की है। इसको लेकर जदयू भाजपा के तमाम नेता पहले भी लालू के दोनों बेटों पर तंज कसते रहे हैं। नीरज ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में माध्यमिक विद्यालयों का जाल बिछा दिया है। राजद के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि जहां भी सुविधा हो नामांकन करवा लें। शिक्षा ग्रहण करना शर्म नहीं बल्कि गौरव का विषय है। राजनीति में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपकी योग्यता के आधार पर जहां भी उचित लगे नामांकन करा लेना और आगे की पढ़ाई करना बुरा नहीं है। गठबंधन दल को एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल का सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने 54 वर्ष की उम्र में इंटर की परीक्षा देने का निर्णय लिया और मंतव्य दिया कि शिक्षा का कोई उम्र सीमा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल जो उनकी सहयोगी पार्टी है, उसके बिहार में जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको सक्षम माध्यमिक विद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने माध्यमिक विद्यालयों का जाल बिछा दिया। जहां मर्जी करे सक्षम डिग्री के आधार पर, पात्रता के आधार पर सक्षम माध्यमिक विद्यालय में नामांकन लेना चाहिए। राजनीति में ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है। इसके लिए लज्जा नहीं बल्कि गौरव के साथ माध्यमिक विद्यालय में नामांकन कराना चाहिए। नीरज कुमार ने एक अंग्रेजी अखबार की कतरन ट्वीट की है। यह खबर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के इंटर की परीक्षा देने से संबंधित है। खबर में बताया गया है कि महतो 54 साल की उम्र में इंटर की परीक्षा देने की तैयारी में है। नीरज ने लिखा है कि जगन्नाथ महतो के इस निर्णय का स्वागत राजद के शीर्ष नेतृत्व को करना चाहिए। अपने दल में भी इसे लागू करने पर विचार करना चाहिए। दरअसल 2015 के चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने अपनी शैक्षणिक योग्यता को बताने वाले जो प्रमाण पत्र दिए थे, उनको लेकर सवाल खड़े हो गए थे। तेजस्वी यादव लालू यादव के छोटे बेटे हैं और तेज प्रताप यादव बड़े बेटे। हालांकि चुनाव के वक्त दोनों भाइयों द्वारा ही दी गई जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव ही तेज प्रताप से बड़े हैं।
लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार से विदेश जाने की चाहत रखने वालों की तादाद कोरोना संक्रमण के मामले में घट गई है। इसके बावजूद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना द्वारा वर्ष 2021 में 2,70,438 लोगों को पासपोर्ट जारी किया गया, जबकि 2,85,262 लोगों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। इससे विभाग को करीब 45 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। कोरोना के कारण पासपोर्ट आवेदकों की संख्या में गत वर्षों के मुकाबले काफी गिरावट आई है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ताविश बहल पांडे ने बताया कि दूर दराज से आने वाले आवेदकों के लिए पटना और दरभंगा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अलावा बिहार के 34 जिलों के मुख्य डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत की गई थी। उन केंद्रों में भी गत वर्ष के मुकाबले 2021 में आवेदकों की संख्या काफी कम रही, जबकि लॉकडाउन के दौरान भी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना में लंबित मामले का निपटारा किया गया था। उन्होंने बताया कि अब पुलिस जांच की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो गई है। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप बिहार के 1082 थाना व उप थानाओं में लागू हो चुका है। इससे जांच में लगने वाले समय काफी कम हो गए हैं। वर्तमान में पुलिस जांच का औसतन दिन 17 है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के मुताबिक 2021 में फर्जी दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनाने वाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले दलाल एवं बनाने वालों पर अलग अलग जिलों में मुकदमा कराया गया, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने अपील की आवेदक दलालों के चक्कर में न पड़े, सीधे अधिकारियों से संपर्क करें। पटना जंक्शन पर आने जाने वाले लोगों के लिए एक खबर जरूरी है। जंक्शन के महावीर मंदिर वाले साइड में पोर्टिको से पहले यातायात की व्यवस्था में बेहद जरूरी अहम बदलाव किया गया है। इससे रेल यात्रियों के साथ ही उन्हें छोड़ने और रिसीव करने के लिए स्टेशन आने वाले स्वजनों को भी सहूलियत होगी। अगर तय समय के अंदर आपके स्वजन स्टेशन परिसर में यात्री को उतार कर या लेकर चले जाते हैं तो उन्हें कोई पार्किंग शुल्क भी नहीं देना होगा। दरअसल पटना जंक्शन पर एक साथ 3-4 ट्रेनों के आने पर पार्किंग परिसर जाम हो जाता है। खासकर सुबह और शाम को विशेष परेशानी होती है। पटना जंक्शन के मुख्य विनिकास के सामने अक्सर लगने वाले जाम का मुख्य कारण पोर्टिको के पास बनी नई एंट्री व एग्जिट पर जहां तहां गाड़ियां खड़ा कर दिया जाना है। रेलवे ने इस समस्या के निजात को साल के पहले ही दिन पहल की है। यह पोर्टिको से पहले ही छोटा सा गोलंबर बनवाया गया है। जो भी गाड़ी एंट्री से
गेट से अंदर आएगी उसे 3 मिनट के अंदर यात्रियों को उतार बाहर निकल जाना होगा। 3 मिनट से अधिक समय तक रेलवे स्टेशन पार्किंग स्पेस या स्टेशन परिसर के रास्ते में ठहरने पर पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। इस कोलंबर के बनने के बाद वाहनों के प्रवेश व निकास में अधिक समय नहीं लगेगा। जिन वाहनों को 3 मिनट से अधिक रहना है उन्हें सीधे पार्किंग में भेज दिया जाएगा। इस तरह जो भी गाड़ियां आएंगी वह गोलंबर से घूमकर सीधे बाहर निकल जाएंगी। इससे जाम नहीं लगेगा। आपको बता दें कि पटना जंक्शन पर ट्रेन पकड़ने के लिए 2 तरफ से प्रवेश की व्यवस्था है। ज़्यादातर यात्री महावीर मंदिर वाले छोर से ही ट्रेन पकड़ने पहुंचते हैं। इसके अलावा करबिगैया छोर से भी यात्रियों का आना जाना होता है। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। पटना में 15 दिनों में 45 गुना बढ़े कोरोना संक्रमित, हालात गंभीर। बिहार में कोल्ड डे जैसा हालात, पटना मौसम केंद्र ने किया अलर्ट। लालू यादव तेजस्वी यादव पर जदयू ने कसा तंज, झारखंड के शिक्षा मंत्री से सीख लेने की दी सलाह। बिहार के 3.25 लाख लोगों ने बनवाया विदेश जाने का पासपोर्ट। और पटना जंक्शन पर यातायात की व्यवस्था में हुआ बदलाव, 3 मिनट से अधिक ठहरने पर कटेगी जेब। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।